नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने विजन आईएएस के पॉलिटी का जो सेशन है उसका क्लास 1 का लेक्चर लिया था, जिसमें इलेक्शन के पूरे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 2 प्लस टॉपिक नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। जो भी समय लगेगा 1 आध घंटे का, तो हम उसे कवर करेंगे बारीकी के साथ। इससे ये फायदा होता है कि बेसिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, साथ के साथ जो भी करंट रिलेटेड मुद्दे चल रहे हैं न्यूज़ में, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप एक बात इंश्योर कर लेंगे कि एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा, और उसको ही हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है माइक्रो नोट्स में। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम पीडीएफ को भी लेकर पढ़ा देंगे, उसकी भी ज़रूरत है, आगे हम देखेंगे। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको इस माइक्रो नोट्स में आराम से दिख जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ें और शेयर करिए अपने चैनल को। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर हम आपको पीडीएफ का जो नोट्स है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। एंड आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। इमरजेंसी, आपातकालीन। बहुत बार आप इसे चर्चा में सुनते होंगे। प्रेजेंट गवर्नमेंट के भी कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर ले तो बहुत बार इमरजेंसी की वार्तालाप किसी भी भाषण में दिख जाती है कभी कभी। लेकिन बात आता है कि इमरजेंसी है क्या। ठीक है, तो अगर देश की एकता अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है या फिर आर्म्ड रिवेलियन जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर देश में आपातकालीन या इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ओके, तो कंटेक्स्ट क्या है? 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पर। आर्म्ड रिवेलियन उस समय नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। बाद में इसको आर्म्ड रिवेलियन में तब्दील किया गया। तो ये डिक्लेयर की गई थी। तो 2025 को 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो नहीं कहेंगे, शोक मनाया जाता है। ओके, तो भाई क्या कुछ प्रोविजन हमारे संविधान में इमरजेंसी के दिए गए हैं? तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 352 से 360 का प्रोविजन है पार्ट 18 में, ये आपका पूरा इमरजेंसी से रिलेटेड मुद्दे को डिस्कस करता है। और इसमें 3 प्रकार के इमरजेंसी आ जाते हैं। एक तो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय लेवल पर जब आपातकालीन डिक्लेयर होता है। अब उसमें भी है एक एक्सटर्नल कारण के कारण, जैसे वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गया। दूसरा है आपका इंटरनल, ये आपका नेशनल इमरजेंसी के ही अंतर्गत आ रहा है। अब इंटरनल क्या है? पहले यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले आर्म्ड रिवेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस मेंशन था संविधान में, लेकिन इसको संशोधन करके आर्म्ड रिवेलियन मेंशन किया गया। ओके, ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल। तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इसके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। याद रखने का तरीका यही है, 352, 356 और 360, चार चार ऐड करते चलेंगे, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटरनल इमरजेंसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल हो गया और एक इंटरनल, तो हम इंटरनल इमरजेंसी देखेंगे। ओके, तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, इंटरनल इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी, तो कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसे पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। और अगर ये नेशनल इमरजेंसी है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई उससे 1 महीने के भीतर भीतर दोनों सदनों को अप्रूव करना पड़ेगा इस इमरजेंसी फ्रेमवर्क को। और वो जो अप्रूवल होगा स्पेशल मेजोरिटी से होगा। और एक बार जब अप्रूव हो गई हाउस से, तो वो 6 मंथ तक इमरजेंसी चलता है।
और अगर हमें 6 मंथ से बियॉन्ड एक्सटेंड करना है तो फिर से हमें हाउस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल एवरी 6 मंथ। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविजन था कि भाई एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो फिर जब तक चल सकती है तब तक, लेकिन चूंकि सुरक्षात्मक कारणों से 44 CAA 1978 के माध्यम से ये जो 6 मंथ का टैग है वो लगा दिया गया। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी चेंज 44 CAA अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत किए गए, लाइक जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे तो रिटेन अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, है ना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटेन रिकमेंडेशन जाएंगे प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आपका नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्सेबल होता है, लगाया जाता है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भाई राइट टू लाइफ से जुड़ा मुद्दा है। अब इमरजेंसी लगा के किसी को मार तो नहीं दिया जा सकता ना, तो इसीलिए ये इन्फोर्सेबल ही रहता है। हालांकि ये भी ध्यान रखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू जो है, इलेक्शन डिस्प्यूट अगर होता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, तो वो जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, क्योंकि भाई इलेक्शन हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी इंटरव्यू नहीं करेगा। ओके, अदरवाइज इट विल नॉट बी फेयर, और वो इलेक्शन डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया है। अब देखिए, इमरजेंसी तो चलो डिक्लेयर हो जाती है, उसको रिवोक करना हो, यहाँ पर सारा खेल नेशनल इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो एक तो प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकता है, और इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद लोकसभा के पास भी पावर दी गई है कि वो रिवोक करवा सकती है, बस उसको सदन से सिंपल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल पास करवाना होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल ग्राउंड पर डिक्लेयर होता है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। तो आखिरकार ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, कौन से संविधान के देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, ये नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर इमरजेंसी इंटरनल है, यानी कि आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पर डिक्लेयर्ड है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्टिकल 19 के तहत वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती है। अगर उसको सस्पेंड करवाना है तो प्रेसिडेंट जो है वो सेपरेट ऑर्डर इश्यू करके, जारी करके, वो फिर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, और ये बात आर्टिकल 359 में मेंशन की गई है। हालांकि अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये पूरा डिस्कशन मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट हैं वो समझ में आ गए होंगे, और एक एक फैक्ट्स आपका विजन आईएएस का कवर किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जो आपको जवाब देना है कि लेट्स से कि प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, अब उसको तो भाई 1 महीने के भीतर भीतर लोकसभा से अप्रूवल करवाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से भी अप्रूवल करवाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा अगर उस समय डिसॉल्व हो गया, अप्रूव होने से पहले वो डिसॉल्व हो गया, तो क्या इमरजेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, या फिर उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस बना के रखे गए हैं हमारे संविधान में? तो इसका आंसर आप जरूर देंगे, और उम्मीद करते हैं आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 मिनट लगा, लेकिन चलो ठीक है, ये समझना भी जरूरी है। बाकी एम लक्ष्मीकांत से भी आप इसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एंटी डिफेक्शन। अब इसको समझने के लिए हम कंसेप्ट आपको बताते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, भाई पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और एक तरफ है आपका कांग्रेस। अब खुदा न खास्ते बहला फुसला कर कल को
जो बीजेपी है वो कांग्रेस के मेंबर्स को प्रभावित करके वो उसके मेंबर्स को अपने पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करने का कुछ ऑफर दे रही है, जबकि जो मेंबर्स है वो कांग्रेस के हैं, उनके पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जीत कर आए हैं, लेकिन बहला फुसला कर मान के चलिए कि वो बीजेपी में शामिल होने का पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो आप समझिए कि जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, लेट्स से कि जीता तो है कांग्रेस के सीट से, लेकिन फिर वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर ये तो फेयर नहीं हुआ ना, क्योंकि जीते हैं कांग्रेस के सीट से लेकिन वो बाद में बीजेपी के मेंबरशिप बन रहे हैं, सो दैट विल नॉट बी फेयर। तो इसी को रोकने के लिए क्या कंसेप्ट लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लाया गया था। ठीक है, ये समझ गए। और ये मैं सिर्फ एक पार्टी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आप उल्टा भी कर सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन को दूर करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन चूंकि ये दल बदल काफी ज्यादा हो रही थी, इसलिए इसको दूर करने के लिए संविधान में प्रोविजन बाद में डाला गया। और संविधान में बाद में डाला गया इसका मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस अमेंडमेंट का नाम क्या है भाई? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके माध्यम से 10th शेड्यूल ऐड किया गया। अब कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके आधार पर एंटी डिफेक्शन वाला जो कानून है वो लग सकता है। क्या कुछ ग्राउंड है? वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप। कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी पार्टी से वॉलेंटरी स्व इच्छा से अपनी मेंबरशिप को रद्द करवा देता है, त्याग दे देता है। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी ने डायरेक्शन दिया है, दिशा निर्देश दिया है वोट देने के लिए या फिर वोट ना देने के लिए, उसका उल्लंघन करता है। तीसरा, अगर कोई कैंडिडेट या फिर विनर जो चुनाव जीते हैं वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े थे और जीत गए, लेकिन बाद में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा। या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, यानी कि नॉमिनेट किया आज, ठीक है, तो 6 महीने के भीतर भीतर ज्वाइन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और इनको डिफेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब मेंबर्स ने एंटी डिफेक्शन किया है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करने वाला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर राज्यसभा में ये केस हो रहा है तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन, और अगर लोकसभा के मेंबर्स में दल बदल वाला चीज हो रहा है तो फिर स्पीकर। ठीक है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है जनरली। ठीक है, कि अगर मान के चलिए ए पार्टी है और बी पार्टी है, ठीक है, तो ए पार्टी में जो भी मेंबर्स हैं जो जीत कर आए हैं सीट्स को, तो 2/3 जो लेजिस्लेचर है, 2/3 लेजिस्लेचर, ठीक है, तो वो अगर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो डिफेक्शन के लिए लागू नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 2/3, यानी कि मर्जिंग के केस में यहाँ पर एक से हट के 2/3 मेजोरिटी के साथ वो फिर दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर ले रहा है, तो ये एक्सेप्शन बताया गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब लोकसभा के सदस्य वो स्पीकर के पद पर चले जाते हैं या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर चले जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो उस समय पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन दे दे, क्योंकि स्पीकर या चेयरमैन को न्यूट्रल होना पड़ता है। फिर जब वो पद से हट जाएंगे, स्पीकर या फिर चेयरमैन के पद से, तो फिर वो पार्टी को पुनः ज्वाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कुछ कंसर्न्स है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। पहला ये है कि कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित की गई है चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कि कितने समय में एंटी डिफेक्शन वाला मैटर डिसाइड होगा। 3 महीने भी, 4 महीने भी, कभी कभी तो साल दर साल भी चले जाते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, इसलिए तो समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ ना कुछ डायरेक्शन या ऑर्डर देते रहती है अगर डिफेक्शन का केस पेंडिंग है तो, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। और ये जो बात बोली गई जुडिशियल रिव्यू की, वो की हो तो होलोहन केस 1992 में बोली गई थी, ठीक है। ये केस भी याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए एक और केस आया, केशम मेघचंद्र केस 2020। इसमें क्या बोला गया कि जो एंटी डिफेक्शन के केस है ना वो 3 महीने के भीतर भीतर डिसाइड हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्योंकि टाइम लिमिट है नहीं लॉ में या संविधान में जो भी प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन को लेकर, कोई भी टाइम लिमिट है नहीं इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 3 महीने के भीतर डिसाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा एंटी डिफेक्शन का जो मुद्दा है वो यहीं समाप्त होता है। अब चलिए हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, जो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे लोकसभा में और विधानसभा में, जिसको प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉमिनेट करते थे रेस्पेक्टिवली, तो उसको हटा दिया गया है। अब आपको जवाब देना है कि वो कौन से संवैधानिक संशोधन करके उसे हटाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा जो है दूसरा मुद्दा भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर देना है। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। चांसेस कम है इस पर क्वेश्चन आने के, लेकिन 2024 में चूंकि चुनाव हुआ था तो क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि हमारे जो देश में जनरल इलेक्शन होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जिसमें आप कैंडिडेट को चुनते हैं, तो इसमें विनर कैसे डिसाइड होता है। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान के चलिए अगर 2 कैंडिडेट खड़ा हुए थे और एक कैंडिडेट को अगर 120 वोट मिले और दूसरे कैंडिडेट को 121 वोट मिल गए, एक भी वोट ज़्यादा मिल गया, आधा तो मिलेगा नहीं क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट होता है, तो अगर एक भी वोट ज़्यादा मिल गया तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कैंडिडेट जिसको एक वोट ज़्यादा मिला है वो विनर हो जाएगा। यही सिस्टम कहलाता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो क्या कुछ खासियत है, इस चीज को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हमारा देश है उसको छोटे छोटे जियोग्राफिकल यूनिट्स, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं लोकसभा के लिए फिलहाल तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चुनाव हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है थोड़ा आप हमें बताइए, पहला फैक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, ये तो बात तय है, तभी तो सीट फिक्स है 543, तो 543 से 543 जो एमपी है वो चुने जाते हैं। फिर वोटिंग प्रोसेस क्या है, वोटर वोट्स फॉर ए कैंडिडेट, कैंडिडेट के नाम पर हम वोट करते हैं, पार्टी के नाम पर नहीं। जनरली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहुत बार हम पार्टीज को भी देखकर वोट कर देते हैं, लेकिन जनरली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, उस कैंडिडेट के आधार पर हम अपना वोटिंग प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं। बाकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोई पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, यहाँ पर यही नियम लागू होता है, मैंने आपको बताया भी है। लेकिन कुछ चिंताजनक बात ये होती है कि या तो ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसी
एक पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि जिसने मेजोरिटी हासिल कर ली वही फिर सरकार बना लेगा। बाकी जिसको मेजोरिटी सीट नहीं मिला है, भले ही 273 पर मेजोरिटी था, किसी को मान के चलिए कि 200 सीट मिल गया है ना, तो ये 200 सीट वाली तो सरकार नहीं बनाती है, ये अपोजिशन में चली जाती है। लेकिन 273 तो सरकार बनाती है ना, हम अगर लोकसभा की बात करें तो। ठीक है, तो या तो ओवर रिप्रेजेंटेशन या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और एक सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि जो माइनॉरिटीज है ना, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है, स्मॉल ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं हो पाते, क्योंकि अगर वो वोट ज़्यादा भी ले आए लेकिन सीट नहीं मिला तो उसका वोट वेस्टेज हो जाएगा। वोट ज़्यादा लाने का मतलब ये कि मान के चलिए 1000 वोट लाया था, लेकिन दूसरे पार्टी कैंडिडेट ने 1001 ले आए, तो 1000 वोट जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसका वॉइस सुना नहीं जाएगा। दैट इज द पॉइंट। ओके, जबकि दूसरी तरफ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वोट कर रहा होता है, किसको कितना वोट दिया गया है, उसके प्रोपोर्शनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया उसको भी हम एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी, मान के चलिए 10 पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ा, तो हमने एक को अगर 10 वोट दिया तो उस हिसाब से उसको सीट मिल जाएगा, दूसरे को 20 मिला तो उस हिसाब से उसको सीट मिल जाएगा, तीसरे को 30 मिला तो उस हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो दैट्स द पॉइंट। इसलिए इसमें जो है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डायनेमिक होता है, इवन माइनॉरिटी के भी इंटरेस्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई शेयर मिल जाता है सीट का एज पर द वोटिंग परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पर एक खास बात है, वोटर वोट्स फॉर द पार्टी। और यहाँ पर देखिए, एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट इट रिसीव्स। ओके, फिर अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो इजराइल और नीदरलैंड, ये फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो उसके रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, चाहे एक ही सीट क्यों ना मिला हो, एक कुछ ही वोट क्यों ना मिला हो, उसका भी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो ये खास बात है। तो फेयर ट्रीटमेंट टू द माइनॉरिटी पार्टी एज वेल। लेकिन दिक्कत क्या हो सकती है, इसमें फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज भी रिप्रेजेंट कर जाएंगे, तो फिर हाउस में एक सहमति नहीं बनेगी। पता चला कॉलिशन वाला सिस्टम है, एक ने कोई बिल लेकर आया गवर्नमेंट ने, तो दूसरी पार्टी ने मना कर दी। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है, एंड इट कैन लीड टू कॉलिशन गवर्नमेंट, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कम दिखने को मिलती है। ये बात हो गई। अब हम चलते हैं, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है। तो जनरली आप वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप देखते होंगे कि एक नाम का जो रिकमेंडेशन है, किसको बनना है भाई, तो लिस्ट दे दिया जाता है कि हाँ चलो पहला प्रेफरेंस पर हम इसे चूज कर रहे हैं, दूसरा हम इसे चूज कर रहे हैं। तो यही कंसेप्ट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो अगर 50% प्लस 1 वोट नहीं लाया, तो फिर जो दूसरा प्रेफरेंस वाला है ना, उसका जो वोट है वो पहले में ऐड हो जाता है, तो उस हिसाब से विनर डिसाइड होता है। थोड़ा ये लंबा कंसेप्ट है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस ये आप समझिए कि हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट सबके लिए यूज होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम यूज होता है इंडिया में, किन के चुनाव में, ये थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल नाउ। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है पार्लियामेंट्री कमेटी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको आसान लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि कोई भी आपको परेशानी ना हो, समझ में आता चले कंसेप्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, पार्लियामेंट के बारे में तो आप जानते हैं, सदन है। उस सदन में क्या होता है, डिस्कशन होता है, किस मुद्दे पर होता है भाई, लेजिस्लेटिव बिल्स पर, लॉ पर, देश में क्या चल रहा है उस मुद्दे पर, मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पर, ये सब तो चीज़ चलो सही है, होता है डिस्कशन। लेकिन अब आप समझिए कि पार्लियामेंट जब बैठती है तो ऐसा तो नहीं कि एकदम सदियों के लिए बैठ जाती है, एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए बनती है, बैठती है।
20 दिन के लिए बैठ सकती है, 30 दिन के लिए, या फिर 2 महीने के लिए। अगर बजट सेशन है तो ज़्यादा समय के लिए। तो ऐसे में इतने बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, हर बिल पर डिस्कशन करना, उसकी बारीकी को पढ़ना, क्या पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास उतना टाइम है या फिर संभव है? क्योंकि एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई लॉ का मैटर है तो उसके लिए जो लॉ ने पूरा स्टडी कर रखा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए असिस्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाती है। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये आपका टेम्पररी रूप के लिए भी हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से, कि भाई जब भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, ठीक है। एक होता है परमानेंट, वो है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से नहीं, वो है ही। अगर सेशन ख़त्म भी हो गया है लोकसभा का तब भी वो कमेटी अंदर ही अंदर वर्क कर रही होती है, तो उसको हम स्टैंडिंग कमेटी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार न्यूज़ में क्यों रहा है। तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या फिर एस्टिमेट्स कमेटी है, या फिर नहीं बोल रहे, दोनों अलग अलग कमेटी है, पीएसी एंड एस्टिमेट्स कमेटी, ये अभी नया नया लोकसभा में फॉर्म हुआ है, इलेक्शन के बाद ही हुआ है ये फॉर्म, तो इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। और कमेटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, पैनल ऑफ एमपीज, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है तो जो मेंबर्स होते हैं जनरली एमपी ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। तो या तो इलेक्ट किए जाते हैं हाउस के द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या फिर स्पीकर या फिर चेयर में इसको नॉमिनेट करते हैं। दैट्स ऑल, समझ में आ गया? ओके। अब ये जो कमेटी बनाने की बात है ये डायरेक्टली पार्लियामेंट्री कमेटी संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंसेप्ट पर आधारित है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, मैंने आपको बता ही दिया है एडहॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। अब ये बात एक देखने वाली है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जैसा कि मैंने बोला, ये कोई संवैधानिक कमेटी है नहीं, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की जो अथॉरिटी है, ये पावर है, वो कहाँ से आती है? तो दो आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 105 एंड दूसरा है आर्टिकल 118। तो आर्टिकल 105 डील्स विद प्रिविलेज ऑफ द एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज है उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 118 जो है वो इसमें बात कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर। ओके, दैट्स ऑल। अब कुछ कमिटी की भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो 1921 में कंस्टिट्यूट किया गया था। और 1921 ईयर आपको थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा, जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 का, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी बोलते हैं, तो वहां से इसका ऑरिजिन ट्रेस कर सकते हैं। और इसमें जो सदस्य हैं 22 मेंबर्स या फिर उससे कम भी हो सकते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी कि दोनों सदनों से मेंबर्स होते हैं। क्या कार्य करता है? तो नाम से क्लियर है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो भाई उसकी ऑडिटिंग किया जाता है कि कितना खर्च जो किया गया उचित किया गया या नहीं, या फिर जो रेवेन्यू आ रही है जितना आना चाहिए उतना आया कि नहीं, उसमें कोई घपला तो नहीं है, ये सब आपका पीएसी करता है। लेकिन एक इश्यू इसमें ये आती है कि एक तो ये रिकमेंडरी होती है और दूसरी होती है पोस्ट डेटेड, यानी कि एक्चुअल में जब खर्च सब हो जाता है तब ये उसके रिपोर्ट को रिव्यू करती है। तो भाई जब सब खर्च हो गया उसके बाद रिव्यू करने के बाद उतना ज़्यादा एक क्या कहेंगे उसको कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उचित इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। अगर इससे पहले, मतलब उससे पहले ही अगर हो जाए तो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट। जो दूसरा है हमारा वो है एस्टिमेट्स कमेटी, 1950 वाला, ठीक है। 1950 में कंस्टिट्यूट हुआ था और इसमें 30 मेंबर्स आते हैं और इसमें जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से, इसलिए ये आपका सिंगल लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था
और नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या कार्य करता है, सजेशन देता है सो दैट इफिशिएंसी लाया जा सके इकोनॉमी में, along with examining money is laid out within the limits of the policy, जो भी पॉलिसी लाया गया है उसके लिमिट में पैसे विद्रॉ किए गए कि नहीं, है ना। ये एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट्स इज रिलेटेड टू मनी, ये ध्यान रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन कौन और एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरपर्सन कौन। फिर एक है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी 1976 में 30 मेंबर 20+10 आप कह लीजिए, और इसमें जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने आपको बता दिया है PRN-STB क्या है, ठीक है। और ये जो कमेटी है ना वो 1 साल के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट होती है, फिर से इनको 1 साल के बाद चुनाव होता है, ठीक है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। कुछ कमेटी ऐसी होती है जहाँ पर चेयरमैन नॉमिनेट कर देते हैं पर्सन को एज ए मेंबर्स, तो कहीं कहीं चुनाव भी होता है और कहीं कहीं नॉमिनेट भी कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और क्या काम करता है ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, तो इट रिव्यूज द प्रोग्रेस, कि भाई हिंदी लैंग्वेज को जो ऑफिशियल पर्पज के लिए बताया गया है संविधान में, तो वो कितना अडॉप्ट हो रहा है या नहीं, उसका पूरा रिव्यू करता है। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू सम अदर कमिटी। तो आप देख लीजिए प्रिविलेज कमिटी, ये राज्यसभा के लिए भी है और लोकसभा के लिए भी है। और किस लिए बनाया जाता है कि अगर जो मेंबर्स हैं हाउस के, अगर वो प्रिविलेज जो मिला है पार्लियामेंट को या मेंबर्स को, उसका ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे, इसलिए प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है। और राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा चेयरमैन ही नॉमिनेट करते हैं, और लोकसभा में आपका 15 मेंबर होता है जो स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। अब आपको बताना है कि चेयरमैन कौन होते हैं इसमें, या फिर कौन चेयरमैन निर्धारित करता है। सो आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कमिटी, कैबिनेट कमिटी। इसमें एक चीज जानने वाली बात यह है कि ना तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ठीक है, और ना ही ये स्टेट्यूटरी कमेटी है। ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें जनरली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीटिंग करते हैं कि अच्छा आगे कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, कुछ पॉलिसी में चेंज करना है, तो ये कैबिनेट कमेटी सब निर्धारित करती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे भी कमेटी आ जाते हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो आप देखेंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये भी PM चेयर करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ये भी PM चेयर करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ये होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें मेंबर्स जो हैं वो कैबिनेट या फिर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्टेट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं। इसमें अब समझिए कि कोई एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन है। तो कैन इंक्लूड कैबिनेट प्लस नॉन कैबिनेट मिनिस्टर। वैसे भी इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि भाई ये एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया, तो इसमें नियम कानून चेंज हो सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट, एंड उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई है। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। क्या है भाई सेक्रेटेरिएट, समझते हैं। जैसे आप देखिए जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है जो हाउस को चेयर करते हैं, अब वो तो डे टू डे बिजनेस नहीं करने बैठेंगे, हाँ भाई आज कौन सा मुद्दा डिस्कस करवाना है ना, कौन सी फाइल को पहले फ्रंट पर लाना है, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स बोलना चाहते हैं या फिर मेंबर्स बोलना चाहते हैं, तो उसकी नोटिस जो सब आती है हाउस में, तो वो सब स्पीकर या चेयरमैन तो मैनेज नहीं करेंगे, तो उसके लिए पूरा जो सिस्टम है वो सेक्रेटेरिएट है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो आप देखिए क्या क्या काम सेक्रेटेरिएट करते हैं। तो एक तो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये, ताकि जो पार्लियामेंट्री हाउस है इफेक्टिव फंक्शनिंग करे, एंड पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है।
साथ के साथ जो हेड करते हैं सेक्रेटेरिएट को, चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट हो या राज्यसभा की, तो वो एड एंड एडवाइस भी देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। उसके साथ साथ देखिए, प्रिपेयर एंड पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग, जो भी रोजाना प्रोसीडिंग्स हाउस में हो रही है, कोई बोल रहा है तो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये सब सेक्रेटेरिएट का काम है। बाकी अन्य फंक्शंस भी हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, सो आफ्टर कमिंग टू दिस, नाउ वी कम टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल। देखिए, संविधान में आर्टिकल 98 है, 98 बोले 19 नहीं। इसमें क्या बोला गया है, ईच हाउस हैव सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। तो जो हाउस है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ, ठीक है। अब इसको रेगुलेट कौन करेगा भाई, पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि ये सब कार्य तो पार्लियामेंट के ही अंतर्गत सब चल रहा है। तो पार्लियामेंट कानून बनाकर इसे रेगुलेट कर सकता है। एंड इवन लोकसभा या फिर राज्यसभा के जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ हैं, कुछ कॉमन पोस्ट भी हो सकता है, यानी कि लोकसभा में भी वही व्यक्ति है असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, राज्यसभा में भी वही हो सकता है, ऐसा भी प्रोविजन है। शुरुआत में ये जो आपका सेक्रेटेरिएट है, जिसको आज हम लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट कहते हैं, 1954 से पहले ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट कहला जाता था, राज्यसभा वाली बात कर रहे हैं, और लोकसभा वाली पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट कहलाया जाता था। 1954 के बाद नाम चेंज हो गया राज्यसभा लोकसभा के रूप में, जो हम आगे देखेंगे। इसको हेड करने के लिए सेक्रेटरी जनरल होता है, और सेक्रेटरी जनरल का जो रैंक है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। ध्यान रखना है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो कैबिनेट जो बैठती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसको सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। फंक्शंस लगभग सेम होता है, सिमिलर होता है, मतलब जो वो पार्लियामेंट के लिए कर रहे हैं वो ये कैबिनेट के लिए करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउस रैंक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर, लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो 11th रैंक पर आता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट rank and powers within the administrative system. So that's all from the Secretariat of Parliament. Now we are moving to next topic, कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे थे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपको, तो जो मैंने हाईलाइट किया एक बार पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। सो मूविंग टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो क्या न्यूज है, तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है, इन्होंने न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। शुरुआत में 2 साल का टेन्यूर रहेगा, अगस्त 30 2024 से इसकी टेन्यूर शुरू हो रही है। तो यहाँ पर नाम आपको बताना है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी की, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कैबिनेट कमेटी के बारे में चर्चा किया है, और किस बेसिस पर, तो सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस, यानी कि सीनियरिटी भी देखा जाता है, मेरिट भी देखा जाता है, जनरली यही दो चीज देखे जाते हैं। क्या काम करते हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करते हैं। और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, अगर नहीं होगा इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन तो मिनिस्ट्री आपस में तालमेल नहीं रख सकेगी, पता चला फालतू में खर्च हो रहा है, फालतू में जो टाइम वेस्टेज हो रहा है, एक ही पॉलिसी को लेकर 4 मंत्रालय ने नया नया योजना शुरू कर दिया, तो इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मेंस के लिए अच्छा कीवर्ड है ये, एज वेल एज आयरन्स आउट डिफरेंसेस अमंग द मिनिस्ट्री। एंड जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के। तो जो आप देखते हैं आईएएस जो है, आईएएस अधिकारी जो ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के मॉनिटरिंग में रहते हैं वैसे ये सब, और उसको हेड करने वाले ये कैबिनेट सेक्रेटरी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। एंड इट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा।
So that's all from the cabinet secretary. Now we are moving to the president's address to parliament. तो देखिए, जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं ना पार्लियामेंट को, आप देखते होंगे कि भाई जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पहला सेशन जो सदन का होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, या फिर जो बजट सेशन आने वाला होता है तो बजट सेशन के जो पहले सेशन है, मतलब बजट सेशन में जो पहला सेशन होने वाला है उसको भी एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, ज्वाइंट एड्रेस जनरली किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए चर्चा में है। और यहाँ पर देखिए 2 केस मैंने बताया था, तो अभी जो 18th लोकसभा कंस्टिट्यूट हुई है उसके बाद प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाकर पार्लियामेंट का फिर एड्रेस किया उसे। तो क्या कुछ प्रोविजन है संविधान में ज्वाइंट एड्रेस को लेकर? एक है आपका आर्टिकल 86 जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये अलाउ किया गया है कि वो दोनों में से किसी हाउस को एड्रेस कर सकते हैं या फिर दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत अभी तक प्रेसिडेंट ने एड्रेस नहीं किया है हाउस को। लेकिन आर्टिकल 87 जो है, जो टू इवेंट बताते हैं जहां पर प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं एक साथ, वो है आपका फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, मैंने आपको बताया, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ये 2 पॉइंट है। बाकी आप देख लीजिए, ओरिजिनली आर्टिकल 87 क्लाउज 1 ये कहता था कि प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस को एड्रेस करेंगे जब भी सेशन कमेंस होगा, जब भी सेशन इनेगुरेट होगा। यानी कि अभी बजट सेशन है, चलो ठीक है, साल का पहला सेशन बजट सेशन ही होता है, लेकिन भाई विंटर सेशन भी होता है, समर सेशन भी होता है। तो विंटर या समर में अभी फिलहाल तो प्रेसिडेंट एड्रेस नहीं करते, लेकिन ओरिजिनल संविधान में ये लिखा हुआ था कि एवरी सेशन को एड्रेस करेंगे। लेकिन इसको हटा दिया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के प्रोविजन में चेंज करके, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपका खत्म होता है। एक टॉपिक और बचा है, ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब जब इलेक्शन हुआ तो मेंबर्स चुन के आए, तो भाई ओथ तो दिलाना पड़ेगा ना, तो कौन ओथ दिलाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द 18th लोकसभा टुक ओथ, शपथ लिया गया। क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? एक है आपका आर्टिकल 99, ठीक है, जो आपका एमपी के ओथ्स के बारे में बात करता है और किसके सामने लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के सामने लेना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट ने जिसको अपॉइंट किया है कि भाई तुम इसके सामने लो, तो फिर उसके सामने लिया जाएगा। लेकिन आपको प्रेसिडेंट वाली बात याद रखनी है, ठीक है। और ओथ की जो बात दी गई है वो 3rd शेड्यूल में दी गई है। आप हमें बताइए कि 2nd शेड्यूल, 4th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। फिर देखिए आर्टिकल 104, ये बेसिकली पेनल्टी की भी बात करता है। अगर वो मेंबर तो बन गए हाउस के चुनाव के बाद, लेकिन उसने ओथ नहीं लिया, शपथ नहीं लिया है, तो पेनल्टी की भी बात है। कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर बनता है बिना पार्लियामेंट के सीट को जीते हुए या बिना पार्लियामेंट में चुने हुए, होता है ना, इलेक्शन हमने लड़ा, हार गया, लेकिन कभी कभी देखेंगे उसको भी मंत्री बना दिया जाता है, भले वो हाउस का सदस्य नहीं हो, लेकिन 6 महीने तक के लिए ही, ठीक है। तो अब क्या है कि मिनिस्टर तो बन गया, तो मिनिस्टर जो है वैसे भी आपको पता होगा कि हाउस में जो प्रोसीडिंग्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है ना कि अगर वो मिनिस्टर हाउस का सदस्य है ही नहीं तो उसको वोटिंग पावर तो होगी नहीं, तो he or she will not have the voting power, but he can take part or she can take part in the proceedings. And oath can be subscribed in English or any of the 22 scheduled language. 22 लैंग्वेज में से किसी में भी सब्सक्राइब किया जा सकता है, इंग्लिश में भी। अब आप हमें बताइए कि इंग्लिश जो है वो हमारे शेड्यूल लैंग्वेज में आता है या नहीं, थोड़ा सोच समझ कर आपको बताना है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन के साथ ये जो टॉपिक है दूसरा वाला वो खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका सिटीजनशिप का, ठीक है। सिटीजनशिप है, फिर ओसीआई कार्ड होल्डर्स है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स है। थोड़ा मेरा गला भी खराब है तो इसलिए थोड़ा आवाज़ आपको भारी भारी लग रहा होगा, बट मैंने आपसे बोला है कि पीटी 365 करवाएंगे तो करवा रहे हैं, अदरवाइज टाइम लैप्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, डिले ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तबीयत खराब ही सही, लेकिन आपके लिए हम ये करेंगे। सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टॉपिक,
और इसमें आपका सिटीजनशिप, ओसीआई, इन सब के बारे में पूरा चर्चा होगा। पहला टॉपिक है आपका सिटीजनशिप। इससे पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगर आप 1 घंटे देख लिए तो थोड़ा सा पॉज करिए और बीच में कहीं पानी वानी पीना है तो पीजिए स्थिर से, और कुछ नाश्ता वास्ता भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आप फिर से फ्रेश थोड़ा सा महसूस करेंगे और आप फिर से कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को समझ सकेंगे। दैट्स फ्रॉम माय साइड। बाकी हम तो शुरू है तो शुरू ही रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप का मतलब क्या है? नागरिकता। अब भाई कोई भी देश का नागरिक है तो वो कैसे पता चलता है? पासपोर्ट होता है ना, तभी तो नागरिकता होती है। और ये भी एक फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी देश में तो पैदा लेता ही होगा। जिस देश में पैदा लेता है उस देश का वो नागरिक हो जाता है, बेरिंग सब एक्सेप्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन बात तो यही है। और नागरिकता होने का फायदा ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारे अधिकार जो फॉरेनर्स को उपलब्ध नहीं होते हैं वो सिटीजन्स को उपलब्ध होता है। भारत में क्या है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आपका इंडियंस के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स अवेलेबल है जो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वही सब बात हम आपको बता रहे हैं। क्यों चर्चा में आया है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का आया था इसलिए वो चर्चा में आया था। तो बात आपको यही समझनी है, यही जाननी है। ठीक है, बाकी देखिए आप, जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इन्होंने सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है, मतलब सही ठहराया है। अब क्या है भाई सेक्शन 6A, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेक्शन 6A जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें असम अकॉर्ड का एक प्रोविजन है जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ईस्ट पाकिस्तान, आज जो बांग्लादेश है, ठीक है, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए थे अपनी जान बचाने के लिए, सनम लेने के लिए। ठीक है, तो पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू असम बिटवीन जनवरी 1, 1966 टू 24 मार्च 1971 तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका सेक्शन 6A में जोड़ा गया था असम अकॉर्ड के नाम से, क्योंकि काफी ज्यादा विरोध हो रहा था असम के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है उनके द्वारा कि भाई ऐसे में तो हमारे कल्चर ट्रेडिशन को हार्म पहुंच जाएगा, हमारी एसेट रिसोर्सेज पर अधिकार जम जाएगी उनकी। तो इसीलिए ये आपका जो सेक्शन 6 है वो ऐड किया गया था। तो बाकी यही सब चीजें हैं, हालांकि प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। हमारे देश में जो सिटीजनशिप को देने का अधिकार या फिर टर्मिनेट करने का अधिकार और उस पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है ना, वो केंद्र सरकार पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 ला रखा था। और उससे पहले क्या था कि हमारे संविधान में भी किसको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात दे रखी है, लेकिन जो हमारे संविधान में दिया गया है वो 26 जनवरी 1950 से पहले जो इंडिया में आ गए हैं या रह रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन को डील करता है। लेकिन उससे बाद क्या, उसके बाद भी तो सिटीजन के लिए अप्लाई किया जाता है ना लोगों के द्वारा, ये इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, तो उसके लिए आपका ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 था और समय समय पर उसे संशोधन किया गया। ठीक है, तो यही चीज है। बाकी आप देखिए जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है इसमें जो हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, मतलब कोई भी फॉरेनर जो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है वो 5 ग्राउंड दिए गए हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और ड्यूल सिटीजनशिप का तो कंसेप्ट है ही नहीं हमारे देश में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक राज्य का भी सिटीजनशिप है और एक देश का भी सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है। बाकी टर्मिनेशन की भी बात इसमें की गई है, यानी कि किस किस कंडीशन पर आपका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाएगा, कौन कौन से ग्राउंड, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बस इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी हल्के हल्के चीज़ें ना जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है बस वो देखिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण आप कोई भी चीज़ नहीं याद रख सकेंगे। अब एक मुद्दा आता है फॉरेन ट्रेवल का। अब समझिए कि कोई भी व्यक्ति है, अब उसको फॉरेनर डिक्लेयर करना है या फॉरेनर डिक्लेयर नहीं करना है। वो इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो सकता है या लीगल इमिग्रेंट्स भी हो सकता है, बट उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हेरा गए हैं, खो गए हैं, तो उसको फॉरेनर डिक्लेयर करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो वो है आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो दिस इज क्वासी जुडिशियल बॉडी established अंडर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, और ये ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। ठीक है, क्या ऑथोरिटी है? आप देखिए, ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैव पावर टू डिक्लेयर ए पर्सन एज फॉरेनर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को एनआरसी जो असम के लिए कराई गई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो अगर उसमें उसका नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेनर हो जाएगा। जब तक फॉरेनर ट्रिब्यूनल से अप्रूवल नहीं मिलेगा, वैलिडेशन नहीं होगा, तब तक नहीं। पावर देखिए, सिविल कोड का भी पावर है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओसीआई कार्ड होल्डर। अब एक होता है आपका पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और एक है आपका ओसीआई कार्ड होल्डर। अब आप पूछेंगे कि सर इन दोनों में क्या अंतर है, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आपको सिंपल भाषा में बता देंगे कि भाई इसमें कोई अंतर नहीं है। 2015 में पीआईओ को, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओसीआई कार्ड होल्डर को मर्ज कर दिया गया है। एक बात साफ साफ है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं। पास्ट में हो सकते हैं इंडियन सिटीजन होगा जिन्होंने टर्मिनेशन ले लिया इंडियन सिटीजनशिप का, या फिर इनके रिलेशंस जो है, ब्लड रिलेशंस, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंडियन रिलेशंस में होंगे, इंडियन सिटीजन होंगे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम ओसीआई कार्ड होल्डर दे देते हैं नाम, और इनको बेनिफिट दे दी जाती है, लाइक मल्टीपल एंट्री या लाइफ लॉन्ग वीजा। एक बार वीजा ले लिए, लंबे समय तक आप रह सकते हो। जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी हम एनरोल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ पर आप गड़बड़ कर देंगे। बाकी सिटीजनशिप भी आप एक्वायर कर सकते हो अगर आप 5 साल तक ओसीआई कार्ड होल्डर रहे हैं। तो अप्लाई कैसे किया जाता है? जो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और ओसीआई कार्ड होल्डर का कंसेप्ट आप देखिए, इंट्रोड्यूस्ड वाया अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और 2005 में ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और 2015 में मैंने आपको बताया कि दोनों को मर्ज कर दिया गया, पीआईओ प्लस ओसीआई एंड अल्टीमेटली बिकमिंग ओसीआई। ठीक है, और कुछ निगेटिव भी है, जैसे वोट देने का तो अधिकार होगा नहीं क्योंकि ये सिटीजन होते नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी बैठने का अधिकार नहीं है, और एमपी और एमएलए तो बन ही नहीं सकते क्योंकि भाई इन सब के लिए इंडियन सिटीजन एज ए क्राइटेरिया चाहिए ही। ओके, एनआरआई बन सकते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, क्योंकि है ये इंडियन, भले बाहर में रह रहे हैं, लेकिन ओसीआई नहीं। बाकी कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है फॉर द ओसीआई कार्ड होल्डर्स, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू PYQ ट्रेंड, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ओनली, जो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024। तो ये जो रूल है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स नोटिफाई की गई है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता ये है कि एक्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, अब डिटेल प्रोविजंस नहीं बनाती है, तो उसमें एक प्रोविजन डाल देगी कि भाई हम बाद में रूल्स नोटिफाई करके हम इसमें समय समय पर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स चेंजेस लाते रहेंगे, प्रोविजंस बनाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि रूल्स के रूप में प्रोविजंस ये लाते रहते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया सिटीजनशिप रूल्स 2009 को अमेंड करके, क्या मकसद है? जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई 26 जनवरी 1950 से पहले
जो सिटीजनशिप कैसे लेना है, क्या एक्वायर करना है, सब प्रोसेस जो है वो संविधान में है। लेकिन उसके बाद क्या, अभी भी जो है व्यक्ति को सिटीजनशिप लेने की दरकार हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, तब क्या, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस भी किया, बहुत अमेंडमेंट्स भी हुए, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो हम लीगल तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करें, जो प्रोसेस दिया गया है। एक ये है कि भाई लड़ाई झगड़े में या फिर बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं, पास्ट में कभी भी कुछ दिक्कत हुई होगी बॉर्डर के उस साइड, तो ये झरझरा के एकदम अपने साइड आ गए होंगे, तो उनको हम इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं, जिनके पास वैलिड वीजा या पासपोर्ट नहीं है, फिर भी वो इंडिया में रह रहे हैं। अब इनको अगर सिटीजनशिप देना है तो इस रूल्स में 4 प्रोविजंस किए गए हैं, इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में था। पहला ये है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट से या तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी से होने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि एक्सेप्ट मुस्लिम्स, बाकी जो अदर धर्म है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया, इसलिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया था। दूसरी बात ये कि जो पर्सन, पहला एलिजिबिलिटी तो हो गया, दूसरा ये कि ये जो व्यक्ति है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों में से बिलोंग होने चाहिए, और ये भारत में इंटर किए हों 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट, इससे पहले, अभी उसके बाद में अगर कोई इंटर किया है तो फिर उनको सिटीजनशिप का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो पहला कंडीशन क्यों ना फुलफिल कर रहा हो या फिर ये वाली कंडीशन क्यों ना फुलफिल कर रही हो। तीसरी बात यह है कि अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स 6 शेड्यूल के एरिया में रह रहे हैं, ये अपना डेरा डाले हुए हैं, ठीक है, और 6 शेड्यूल एरिया कौन सा है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, त्रिपुरा, वो मेघालय, असम, ठीक है, MMTA के नाम से हम जानते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम ही शायद, एक बार आप कंफर्म करिएगा। ठीक है, तो अगर इन जगहों पर वो रिसाइड करे तो भाई लॉजिकल है, ये तो ट्राइबल एरियाज हो गए, और ट्राइबल एरियाज में इनको इंटर करवाना तो फिर ट्राइबल विरोध करेंगे, इसलिए अगर इन जगहों पर ये रिसाइड किए हैं, कर रहे हैं, तो भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फिर क्या है, एरियाज अंडर इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट कुछ उसी टाइप का कंसेप्ट होता है, हम आगे देखेंगे, तब भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर इनर लाइन परमिट के एरिया में आ रहे हैं। तो कहाँ पर इनर लाइन परमिट लागू है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि एक बात ये भी कि नेचुरलाइजेशन पीरियड कम कर दिया गया है, मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, सिटीजनशिप नहीं है आपकी, ठीक है, तो पहले 11 साल आपको बिताना पड़ेगा इंडिया में, तब आपको सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अभी क्या है, इसको 5 साल कर दिया गया, 11 से 5। ओके, टर्मिनेशन के लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेशन का रूल बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही टर्मिनेट करती है अंडर दिस सिटीजनशिप एक्ट 1955, प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है टर्मिनेशन को लेकर। ठीक है, कौन से ग्राउंड है भाई, टर्मिनेशन हो गया, रेनोंसिएशन हो गया, डेप्रिविएशन हो गया। और आप हमें बताइए कि इन तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा सवाल आप जवाब देंगे तो आपका भी दिमाग खुलेगा और आप भी सोचने में थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाएंगे। तो दैट्स द पॉइंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी की बात की गई है। तब देखिए कि रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से अगर अप्लाई करना चाहते हैं सिटीजनशिप के लिए, तो और क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ सकता है। तो इंडियन ऑरिजिन होने चाहिए, मैरिड टू द इंडियन सिटीजन, माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, पर्सन हुज पेरेंट्स रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन, फिर OCI कार्ड होल्डर होना चाहिए, और आप ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फिलअप करके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ई फॉर्म है वो इम्पावर्ड कमेटी के पास जाएगा वाया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन 6B में मेंशन है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट, एंड देयर आर 5 ग्राउंड फॉर कैंसिलिंग द OCI जो है ओवरसीज कार्ड होल्डर्स। तो ग्राउंड दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शंस का टॉपिक। ठीक है, तो रिजर्वेशन का तो वैसे भाई काफी डीपर हिस्ट्री है, और
आ, आपको पूना पैक्ट याद होगा, तब से लेकर रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो चलता आ रहा है। और रिजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन ना, क्योंकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस किए हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं मिला, सोसाइटियल बैकवर्डनेस रही है, ठीक है, खासकर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था। तो ऐसे में तो वो कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे, ऐसे में वो कभी एम्पावर हो नहीं पाएंगे, इसीलिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था। सो उसी के ऊपर चर्चा है। तो अफॉर्मेटिव एक्शन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वन लाइनर में, तो इट्स लाइक पॉजिटिव स्टेप्स सो दैट सर्टेन हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप इन सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है ताकि वो एम्पावर हो सके और वो शान से डिग्निटी के साथ डिग्निफाइड लाइफ जी सके। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करता है, बहुत सारे यहाँ पर तो कुछ दिए गए हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली अफर्मेटिव एक्शन की बात कही है। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करें तो इट इनेबल्स स्टेट कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द एससी और एसटी। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करें तो इट इनेबल्स स्टेट to make any provision for reservation of appointments of post in favor of any backward classes of citizen जो एडिक्वेट रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं अंडर द स्टेट। हालांकि यहाँ पर सीलिंग भी है कि जो रिजर्वेशन दिए जाएंगे तो इट शुड नॉट ब्रीच द 50% सीलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था इंदिरा शाहवानी जजमेंट में, जिसको हम मंडल केस भी कहते हैं, फेमस मंडल केस, जहां पर से क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इमर्ज हुआ ओबीसी के अंतर्गत। ये चीज है। बाकी एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांस वैसे कम है, वो है 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस अमेंडमेंट में बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन क्लाउज का प्रोविजन डाला गया था, ठीक है, ताकि जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है उनको बेनिफिट्स दिए जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, सो दैट वेदर इट्स माइनॉरिटी और वुमेन दे कैन फाइट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ चलेंगे एंड देन वी हैव द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 1999 1991 99 नहीं भाई। उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। उसके बाद वी विल बी गोइंग टू एंड द सेशन, वी विल गोइंग टू कंक्लूड द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ पहले कि देखिए, जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते होंगे, लेट्स से इफ यू बिलोंग टू ओबीसी, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि भाई आप क्रीमी लेयर से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो आपको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप रिजर्वेशन का फायदा लेकर पास्ट में आपकी फैमिली काफी अच्छी हो गई है इकोनॉमिकली सोशली, ठीक है। इसीलिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनके फैमिली इनकम कम है, सोशल बैकवर्डनेस अभी भी है, तो उनको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है, ठीक है, विद इन द ओबीसी। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सब क्लासिफिकेशन। तो भले ही ओबीसी है लेकिन उसका सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये तो चलो ओबीसी में था, लेकिन जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं उसमें ये चीज नहीं थी। जबकि ये बात तो फैक्ट है कि इवन इन शेड्यूल कास्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, फैमिली ऐसे होंगे जो काफी ऊपर उठ चुके हैं इनकम के लेवल में या फिर जॉब्स के लेवल में या फिर सोशल लेवल पर, तो उनको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में जो नीड बेस्ड व्यक्ति हैं विद इन द सेम एससी, उनको ऑफर नहीं मिल पाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया कि भाई सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट किए जाने चाहिए। यहाँ पर गाइडलाइंस आई, निर्णय आई, दबाव नहीं कि कर ही दो, निर्णय आया कि किया जाना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ पंजाब केस वर्सेस देविंदर सिंह केस, इसमें ये बोला गया कि जो सब क्लासिफिकेशन है एससी का वो परमिशेबल है एंड इट शुड बी डन बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ
इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कि हाँ इस कम्युनिटी का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए इसको मिलनी चाहिए, दूसरे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिए इसलिए इसको नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, उसके एविडेंस के आधार पर ये किया जा सकता है और उसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल डाटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में मन किया, इच्छा किया, गवर्नमेंट को जो लगा कि हाँ भाई ये जो है विद इन द एससी बहुत ऑप्रेस्ड है, इनकम लेवल काफ़ी ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। बाकी आप देखिए इस पर यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। हमारे संविधान में एससी एसटी सबके वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे आप देखिए आर्टिकल 341 क्लाउज 1, इसमें क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी स्टेट में। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक स्टेट में डिक्लेयर किया तो प्रेसिडेंट जो है दूसरे स्टेट में भी डिक्लेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं, एक स्टेट में अगर डिक्लेयर हुआ है तो वो दूसरे स्टेट में भी डिक्लेयर हो सकता है, बट सेपरेट ऑर्डर। इसी पर तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती भी किया। दैट्स व्हाई द लिस्ट ऑफ एससी शेड्यूल कास्ट इट वेरीज टू स्टेट। एक राज्य में अगर एक एससी है तो वही सेम शेड्यूल कास्ट हो सकता है, दूसरे राज्य में ना हो एससी के रूप में। ठीक है, तो ये बात है। फिर दूसरी है आपका आर्टिकल 341 क्लाउज 2, इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कानून के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट है ना उसको मॉडिफाई कर सकती है, ऐड और रिमूव कर सकती है। सो दैट्स एम फॉर सब्सटेंशियल इक्वालिटी। ओके, ये हो गया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो इंदिरा साहवानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में आया था, जिसमें क्रीमी लेयर को विद इन द ओबीसी एक्सक्लूड किया गया, इसलिए इन्हें जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजन इस मुद्दे पर, ऐसे इवेंट पर गवर्नमेंट करती है वो जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल है। बाकी आर्टिकल 342 ए इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू वाला याद रखना है, आर्टिकल 342 ए याद रखना है, इंदिरा साहवानी केस याद रखना है, और ये जो है आपका स्टेट ऑफ पंजाब केस वर्सेस देविंदर सिंह केस ये भी याद रखना है। और ये दो आर्टिकल तो वैसे भी याद रखनी है। तो जो जो याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल तो आप हमें बताइए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या था, आर्टिकल 16 क्या है, ठीक है, और आर्टिकल 356 क्या है, 352 क्या है, मैंने चर्चा किया है तो थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है भाई साहब, और उम्मीद करते हैं कि इस बार के प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि देखिए हमारे देश में क्या है ना, विभिन्न धर्म है, जातियां हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट जैनिज्म ये सब है। अब जो आपके पर्सनल लॉ है, चाहे मैरिज की बात है या फिर डाइवोर्स की बात है, मैरिज डाइवोर्स हो गया, या फिर प्रॉपर्टी की बात हो गई, ठीक है, या फिर तलाक, वो तो चलो डाइवोर्स बोल ही दिया। तो इन सब धर्मों में सब अलग अलग प्रोविजंस है। ठीक है, तो ऐसे में वुमेन के अधिकार प्रभावित हो जाते हैं, या फिर जो जुडिशरी है उसको केसेस डील करने में, सजा देने में, एविडेंस फाइंड आउट करने में सब में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये मकसद लाया गया कि भाई एक देश और एक पर्सनल लॉ होना चाहिए, उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह देते हैं, और कुछ कुछ राज्य इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि वैसे तो गोवा में बिफोर इंडिपेंडेंस से ही यूसीसी का कंसेप्ट लागू है, पुर्तगीज के ही समय से, लेकिन उत्तराखंड जो है अभी लेटेस्ट में स्टेट बना है कि वो 1 जनवरी 2025 से, मतलब जनवरी 2025 लिखा है वैसे यहाँ पर, वो अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देंगे। ओके, तो बेसिक आप समझ गए। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ नजर आ रहे हैं वो हम हाईलाइट कर दिए हैं आपको। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। कौन से रिलीजन से वो मायने रखेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ होगा। तो मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सब मुद्दे इसके अंतर्गत आएंगे। और इसकी जो बेस है वो कहाँ से मिलती है,
तो संविधान में एक आर्टिकल है 44, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्ट 4 भी याद रखेंगे जो डीपीएसपी की बात करता है। और इसमें बोला गया साहब साहब कि स्टेट जो है वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आए थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, फिलहाल क्या स्टेटस है, तो मैंने आपको बता दिया, ईच रिलीजन एडहरिंग टू इट्स स्पेसिफिक लॉ। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट को गवर्न करता है सक्सेशन के मामले में, कि हमारे बाद कौन आएगा, ये होता है ना सक्सेशन। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न्स मुस्लिम। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह लगते हैं। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है जो अलाउ करता है इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो हम ऐसे डिस्कस करेंगे। और एक बात ये भी देख लिए, BN राव कमिटी, ये कमिटी ने हिंदू लॉ को कोडिफाई किया था विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। सो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमने डिस्कस कर लिया है। गोवा के बारे में मैंने चर्चा कर ही दी है। देखिए, गोवा में आपका पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 ये लागू है। So after covering all of these, now we are coming to Place of Worship Act 1991। तो भाई ये क्या है, जैसे आप देखते हैं आजकल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है कि कुछ एरिया है, लोकेशन है जहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर कुछ अगर हिंदू धर्म के कुछ सिंबल मिल गए हैं तो फिर उसको फिर खुदवाने के लिए फिर कोर्ट जाया जाता है, परमिशन ली जाती है। ठीक है, ये सब कुछ किया जाता है ना। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसी को रेगुलेट या गवर्न करने के लिए लाई गई थी 1991 में ही। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो डिस्प्यूट में है, ठीक है, उसको सेम रखा जाएगा, सेम स्थिति में रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 को था। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को अगर वहां पर एक मस्जिद थी, तो फिर अगर आज अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये डिस्प्यूट आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इसमें से आपसे बोला है कि भाई जो स्टेटस को है वो स्टेटस को मेंटेन करो। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, लेकिन इसको इसीलिए लाया गया था ताकि भाई ये सब मामले काफी ज्यादा डोमिनेट ना कर जाए और बाद में फिर हिंसा, वायलेंस जैसी स्थिति न बन जाए, इसलिए ये लाया गया था। ठीक है, और कंटेक्स्ट क्या है तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेयर किया है, रोक दिया है सिविल कोर्ट को पूरे देश भर में कि वो कोई भी नए केस रजिस्टर नहीं करेंगे अगर वो केस चैलेंज करता है प्लेस ऑफ वर्शिप के ऑनरशिप को लेकर, अगर वो साइड डिस्प्यूटेड है तो। ठीक है, तो यही है मेन प्रोविजन, वही है जो मैंने आपको बता दिया है, सारा खेल यही है। तो इनडायरेक्टली ये ऑब्लिगेशन देता है स्टेट को कि वो स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे कि ये काम कौन कर पाएगा, गवर्नमेंट ही कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पशन थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, जैसे अयोध्या का मुद्दा था तो एग्जाम्पशन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अदरवाइज स्टेटस को वाले रहता तो फिर इस पर डिसीजन नहीं आता। तो देखिए साइट्स, हाँ, और ये जो है प्लेस ऑफ वर्शिप वाला ये एप्लीकेबल नहीं है टू दो साइट विच comes under ancient monuments and archaeological sites and remains Act 1958। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट, बस इतना ही जानना है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद हम फिर पर्सनालिटी राइट्स की तरफ चलेंगे। पर्सनालिटी राइट्स, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, वी विल बी एंडिंग टुडे। ओके, फिर इनर लाइन परमिट, हाँ ये वाला भी सिस्टम है, हाँ यहाँ तक है मेन, लेट्स सी आगे देखते हैं। तो देखिए कहाँ पढ़ते हैं, हाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब एक डिटेंशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, किसी को पकड़ लेना, कौन पकड़ता है भाई, पुलिस पकड़ता है या अथॉरिटी पकड़ती है। अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो आपने क्राइम किया तब पकड़ लिया गया आपको, एक है कि आपने क्राइम नहीं किया, बस शक हो रही है पुलिस को, अथॉरिटी की, भाई ये क्राइम कर सकता है, कुछ बड़ा क्राइम कर सकता है, इसलिए इसको पहले पकड़ लो, इस पर शक है कि इसने क्राइम
करने का कोई प्लानिंग की होगी, पकड़ लो। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्राइम करने से पहले पकड़ लो ताकि क्राइम प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब कंटेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 इसमें क्या बोला है कि जो डिटेन्ड पर्सन है, जिसको पकड़ के रखा गया है, तो उसको अधिकार है कि वो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अपना कर सकता है। भाई अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो गुनाहगार एक्चुअल में है भी या नहीं, या फिर पुलिस प्रशासन सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रही है। ये भी तो हो सकता है, बहुत केस में ऐसा होता है। तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एक इश्यू ये जाती है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो जो संविधान की तरफ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर प्यूनेटिव डिटेंशन किया गया तो 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है। क्यों अरेस्ट किया गया ये बताना पड़ता है, तो वो सब कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किया गया तो वो अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अवेलेबल इफ डिटेन्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लाउज 1 एंड 22 क्लाउज 2, बट आर्टिकल 22 क्लाउज 3 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन से ग्राउंड पर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है? तो आप देखिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा है। सिक्योरिटी है मतलब देश के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विसेज, इन सब ग्राउंड पर। ओके, बाकी आप देखिए प्रोविजन क्या है आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इन्फॉर्म करने का अधिकार है अरेस्ट ग्राउंड्स को। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 क्या बोलना है कि भाई 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये इस पर बेकार के आरोप लगे तो उसको रिलीज कर देगा। फिर देखिए 22 क्लॉज 4 क्या है कि भाई 3 मंथ से ज़्यादा अगर डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड एक कंस्टिट्यूट की जाएगी और उसका अप्रूवल चाहिए। और ये जो बोर्ड है वो सेटअप की जाती है स्टेट के द्वारा, और इसमें रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। फिर 22 क्लॉज 5 क्या है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। अब आप हमें बताइए कि जो आपका आर्टिकल 17 है वो किसके बारे में है, आर्टिकल 21 किसके बारे में है, आर्टिकल 23 किसके बारे में है, आर्टिकल 24 किसके बारे में। एक एक करके आप हमें बताइए, इससे आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू द पर्सनालिटी राइट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या है भाई, तो कंटेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि जो भी बिजनेस एंटिटी है या प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक्टर्स के नाम, उसके इमेज, उसकी वॉइस को मिसयूज नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के। अब ये क्यों फैसला आया होगा, आप देखते होंगे कि बहुत बार क्या होता है ना कि कोई बिजनेस जो है वो अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए, अपना आकर्षण कंज्यूमर के सामने बढ़ाने के लिए वो हीरो के फोटो डाल देते हैं या उसके वीडियो डाल देते हैं, या फिर एआई बेस्ड वीडियो बना दिया जाता है, एआई बेस्ड वॉइस बना दिया जाता है। तो ऐसे में भाई अगर बात, चलो सही चीज के लिए प्रमोशन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आजकल तो ये भी हो रहा है ना कि निगेटिव प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन किया जाता है। तो अगर एआई के माध्यम से अगर निगेटिव प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया जा रहा है, तो ऐसे में उसके कैरेक्टर पर तो सवाल उठ जाएगा ना, एक्टर के कैरेक्टर या एक्ट्रेस के कैरेक्टर पर। इसलिए आज के समय में पर्सनैलिटी राइट्स भी महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि भाई अगर आपको यूज करना है तो कंसेंट लीजिए, नहीं तो नहीं। तो क्या है भाई, पर्सनैलिटी राइट, राइट ऑफ द पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि भाई कैरेक्टर तो सभी का मैटर करता है। हालांकि ये पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये, बट ये बोला जा रहा है कि मतलब राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आ सकता है। तो अगर पूछा जाएगा कि किसके अंतर्गत आ सकता है, तो राइट टू प्राइवेसी मार्क करके आएंगे।
इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो राइट टू पब्लिसिटी जिसमें आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड कॉपीराइट एक्ट 1957 के प्रोविजन सबसे गवर्न होता है ये। दूसरा राइट टू प्राइवेसी जो कि एक फंडामेंटल राइट ही है आर्टिकल 21 के तहत। केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। हालांकि कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जो पर्सनैलिटी राइट्स की बात करता है, लाइक रोम कन्वेंशन 1980, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, फिर एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट है दीपा जय कुमार केस 2019 का। इसमें ये बोला गया है कि जो पर्सनालिटी है, पब्लिसिटी है एंड प्राइवेसी राइट्स है, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है बाय पर्सन्स लीगल हेयर आफ्टर हिज या हर डेथ। यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब भाई उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद लेट से उसका बेटा आएगा या उसका भाई आएगा, लीगल हेयर है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सब तो चलो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो प्राइवेसी राइट्स है, पर्सनैलिटी राइट्स है, पब्लिसिटी राइट्स है, ये सब नहीं इनहेरिट होंगे, ये आपको ध्यान रखना, ये सब नहीं ट्रांसफर होगा। ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। So that's all from the personality rights. Now we are moving to the small topic. एक है आपका इनेमी प्रॉपर्टी। अब आप सोचेंगे कि ये सर इनेमी प्रॉपर्टी क्या भला है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि इनेमी किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर। तो वैसे देश जो इंडिया पर पास्ट में आक्रमण किए हैं, एग्रेशन किए हैं, तो उसको हम इनेमी देश कह देते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया नहीं बोल रहे, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। तो enemy property is that property that belongs to or managed on behalf of an enemy, चाहे वो सिटीजन हो, enemy सिटीजन हो, या फिर enemy कंट्री हो या अथॉरिटी हो, ठीक है, दैट इज द enemy प्रॉपर्टी। और इसको enemy प्रॉपर्टी एक 1968 के अंतर्गत डिफाइन की गई है और उसी के अंतर्गत ये रेगुलेट भी की जाती है सारी प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड 2017 में एक संशोधन किया गया था जिसमें इनेमी के जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किए गए थे। जैसे आप देखिए इनेमी के डेफिनेशन में कौन आ गया, लीगल हेयर या सक्सेसर, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फिर नहीं हो, या फिर सिटीजन ऑफ ए कंट्री जो इनेमी के कैटेगरी में नहीं आता, वो देश जो इनेमी के कैटेगरी में नहीं आता हो, तो ये एक्सपेंड किया गया। फिर दूसरा है इनेमी हु चेंज्ड हिज नेशनलिटी, तो भी हो सकता है। 1968 एक्ट ऑफ दिस, ठीक है, इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट इम्पावर्स कि जो कस्टोडियन होगा इनेमी प्रॉपर्टी का इंडिया में वो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। सो आफ्टर कमिंग एंड कवरिंग दिस, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राइट टू बी फॉरगॉटन। क्या मतलब होता है भाई, भूल जाओ, इसको हम राइट टू इरेजर भी कहते हैं। ये क्यों चर्चा में आता है, क्योंकि डिजिटली हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फेसबुक हो गया या फिर अदर सोशल मीडिया हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब क्या होता है, हम दे तो ले रहे हैं, अब वो जो है जब तक यूज है तब तक यूज करे कंपनी तो ठीक है, लेकिन भाई जब हमने अकाउंट बंद कर दिया या फिर जितना इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी उतना आपने ले लिया, जब तक ज़रूरत थी उतना आपने ले लिया, फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन को जमा करके रखा है, तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इसलिए आप उसके फॉरगेट करवाइए, यानी कि इन्फॉर्मेशन आप हटाइए। अगर हमने अकाउंट डिलीट कर दिया तो वो मेरा इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए, यू शुड डिलीट दैट इन्फॉर्मेशन। यही आपका राइट टू बी फॉरगेटेन, जिसको हम राइट टू इरेजर भी कहते हैं। एंड इट कंट्रोल द यूज ऑफ पर्सनल डाटा एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट। एंड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017, इसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ का पार्ट बताया है किसे, राइट टू प्राइवेसी की, ये तो मैंने चर्चा किया ही, ठीक है। फिर नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में लाया गया है, तो इसमें आपका राइट टू बी फॉरगेटन को मेंशन नहीं किया गया, तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने ये सब कवर कर लिया है। अब हम एक और टॉपिक बचा है तो उसे हम डिस्कस करके फिर इसे खत्म करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेशन। तो एक ये है आपका कौन सा भाई, हाँ, इनर लाइन परमिट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी क्या है ना, कुछ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे देश में है जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, बहुत ही मतलब पहले के व्यक्ति जो अभी भी क्या कहते हैं उसको,
ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अभी भी हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना होता है, या फिर ट्राइबल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना होता है। तो ऐसा ना हो कि बाहरी जो है आकर इंटरफेयर करे, आउटसाइडर इंटरफेयर करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस ला कर रखा है। तो एक कंसेप्ट आता है आपका ILP, इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो होता ये इसमें कि जो आपके अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, इन सब जगहों पर अगर जाना होगा तो ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया है इंडियन इनर लाइन परमिट, ठीक है, किस लिए? ट्राइबल कल्चर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो इंडियन सिटीजन के लिए ILP की जरूरत होगी, लेकिन अब बात होती है क्योंकि बाहरी देश से लोग आ रहे हैं, लाइक NRI आ रहा है या OCI कार्ड होल्डर आ रहा है, तो क्या उनको ILP की जरूरत होगी? नहीं, उसे ILP की जरूरत नहीं होगी, उसको रेस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये परमिट लेना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सर रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है? तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम का एरिया है ना, तो इनके एरियाज जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, और ये आपका डिफाइन किया जाता है अंडर द फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963, ओके। फिर दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया। तो आप पूछेंगे कि सर प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? तो इट्स लाइक एरिया बिटवीन इनर लाइन परमिट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ स्टेट, लाइक ये आपका इनर लाइन परमिट वाला एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पर इनर लाइन परमिट लागू है, और जो आपका बॉर्डर हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द स्टेट, इंटरनेशनल बॉर्डर ये हो गया चाइना के साथ, ठीक है। तो ये जो एरिया है बिटवीन दैट, वो आपका प्रोटेक्टेड एरिया आ गया, एंड इट इज गवर्न अंडर फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958, ठीक है। और कहाँ कहाँ आपका प्रोटेक्ट एरिया अभी है? तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ पर आपका प्रोटेक्ट एरिया वाला नियम लागू होता है, ठीक। तो we have covered all of this, hope you understood, and from next class, next lecture we are going to cover the upcoming topic। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो देखिए आप आपके सामने है, पूरा इनर लाइन परमिट भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स मूव टू सम पॉइंट्स। इनर लाइन परमिट है ना, ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट issued by government that allows Indian citizen, यहाँ पर ध्यान रखना है, Indian citizen to travel into the protected areas for a limited period, ठीक है। And why it is used? To protect tribal cultures in northeastern India। बाकी आप देखिए there are different types of ILP, जो जो जरूरत था वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ कहाँ पर ILP लागू है, तो ये मैंने आपको बताया कि याद रखना है, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो अरुणा मामी करके आप यूज कर सकते, ARU अरुणा, नागालैंड, मा, मणिपुर, मिजोरम, मी, ठीक है। बाकी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट क्या होता है ये हम आपको बता ही दिए है। तो आप देखिए प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, इतनी बारीकी में जाता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, ये भी है, सिक्किम में भी लागू है ये, ठीक है। और फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन है? तो ये आप देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम का जो यूटी है, मतलब सिक्किम यूटी नहीं, ये आपका जो सिक्किम है, सिक्किम के कुछ हिस्से में लागू है, ठीक। So that's complete of the session, and in the next topic we are going to study सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो बस आपको बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा इनिशिएटिव, क्या एक एक पार्ट आपको समझ में आया, एंड किसी भी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।